नमस्कार, स्वागत है आपके एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन 2023 तक शुरू हो जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 2023 में नवनिर्मित मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा, जबकि 2025 तक राम जन्मभूमि परिसर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह अहम जानकारी दी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर वाराणसी में थे। कोरोना संकट की वजह से करीब 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी जाना हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी करीब 5 घंटे वाराणसी में रहे, जिसमें उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को 1582 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें रेलवे ओवरब्रिज से लेकर बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल, कन्वेंशन सेंटर से लेकर मल्टी लेवल पार्किंग के अलावा कई योजनाएं शामिल हैं। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा बहती रही। इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। भले दिन ज्यादा हो गए हो, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बुनियादी सुविधाएं बढ़ रही हैं, बल्कि अब यहां पर कारोबार करना भी आसान होता जा रहा है। अपने 38 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने 10 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे यूपी में कोरोना मैनेजमेंट हो या फिर कोरोना संकट के दौरान यूपी में इन्वेस्टमेंट हो, किसानों का विकास हो या युवाओं को रोजगार देना हो, हर सेक्टर में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है।
कल लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। उससे पहले आज भाजपा मुख्यालय पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद थे। जो भी, चाहे कोरोना संक्रमण का विषय रहा हो, चाहे अनाज का वितरण का विषय रहा हो, या विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचें, ये हमारा संगठन बड़े बेहतर तरीके से करता आया है। सभी चीज़ों के लिए हम और कौन सी योजनाएं ला सकते हैं, कार्यकर्ता को इतनी बड़ी चुनाव में जीत मिली है, बूथ ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्षों के, उनका हम किस प्रकार से हम उनको आगे ले जा सकते हैं, गांव स्तर पर हम और सक्रियता किस प्रकार बढ़ें, ये पार्टी का हमेशा लक्ष्य रहा है और पार्टी इस आधार पर काम करती है। समिति की तैयारी को लेकर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ये बैठक शाम करीब 6 बजे से चल रही थी। 3 घंटे से ऊपर ये बैठक चली, जिसमें मंथन किया गया कि किस तरह से 16 जुलाई को होने वाली कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे, किस तरह की योजनाओं को उसमें रखा जाएगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में किस तरह से पार्टी जो तमाम राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, आर्थिक प्रस्ताव होंगे, सांस्कृतिक प्रस्ताव होंगे, उनको कौन से प्रस्ताव को लेकर आएगी, किस एजेंडे के तहत आगे पार्टी काम करेगी, इन सभी चीज़ों पर मंथन किया गया, पूरी योजना बनाई गई। और अब ये योजना 16 जुलाई को होने वाली कार्य समिति की बैठक में रखी जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने लंबा मंथन किया, जिसके बाद तमाम जो प्रस्ताव थे उन पर यहाँ पर मुहर लगाई गई और उन प्रस्तावों को कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी यूपी में बेहद सक्रिय हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने बहराइच का दौरा किया था और आज असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंचे। इसकी शुरुआत उन्होंने संभल से की। संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने हजरत इमादुल मुल्क की मज़ार पर चादर चढ़ाई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को ओवैसी के कार्यक्रम में आना था, लेकिन उनके न आने से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो हमारे गठबंधन के संयोजक हैं और हम सब साथ हैं। मैंने तो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की बात को रिटीरेट किया और फिर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस के लिए तैयार हैं। तो वो हमारे कन्वीनर हैं, वो बड़े हैं, वो इस सवाल का मुझसे बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। लेकिन सर आज भी वो और अब ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ओवैसी भाजपा की मदद कर रहे हैं और वो यूपी में वोट कटवा से ज्यादा कुछ नहीं है। आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया, क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी लोग जानते हैं कि जो दूसरी पार्टियां में नाम लेना नहीं चाहता, अगर वो इतनी हितैषी होती किसी की भी तो वो उनके संघर्ष के समय में उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किन लोगों को अपना मकसद सिद्ध करने में कामयाब करती है। बिहार इसकी एक मिसाल है। और जो लोग भी हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो उनका वही हाल होगा जो बंगाल के अंदर।
यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है और अगले 3 दिनों तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा यूपी में डेरा डालने वाली हैं। प्रियंका गांधी कल लखनऊ पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। अपने इस दौरे में प्रियंका गांधी सभी पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सेवा दल और यूथ कांग्रेस समेत पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठन के नेताओं के साथ बैठक करने वाली हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जानी है। इसके पहले प्रियंका मार्च के महीने में यूपी आई थी, जब उन्होंने पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। उसके 4 महीने बाद अब एक बार फिर प्रियंका वाड्रा यूपी आ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का क्या कहना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के लोकहित के लिए, जनहित के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवानों की समस्या के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वो कब किस ओर सरकार से मोर्चा लेंगी, ये पूरी तरह तय है। और हम जानते हैं कि बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी कल दोपहर 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से दोपहर 1:35 पर हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां पर शाम 7 बजे तक वो पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ कई दौर की बैठक करेंगी। पार्टी की बैठकों के बाद प्रियंका लखनऊ के कॉल हाउस जाएंगी, वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगी। 17 जुलाई को प्रियंका सुबह 10:20 पर पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगी और शाम 7:30 बजे तक बैठक करेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे के तीसरे दिन यानी 18 जुलाई तक का कार्यक्रम अब तक तय नहीं हो पाया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, हर दल को अपना अधिकार है और किसी दल की प्रक्रिया पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। फिर इतना जरूर है कि कुछ राजनीतिक लोगों को राजनीतिक विरासत मिली हुई है, गद्दीधर उपलब्धियां उनके पास में हैं और पता चलता है कि जब चुनाव आता है तो लोग, जैसे गर्मी आती है तो वो घूमने के लिए नैनीताल और मंसूरी और हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। पता चला कि जाड़ा आया तो मुंबई या और कहीं चले जाते हैं। वैसे चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक घराने ऐसे हैं कि वो अपने टूर पे निकल पाते हैं, जो उनका टूरिज्म का उनका शौक़ है, पॉलिटिकल टूरिज्म, तो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल पाते हैं। वहीं कांग्रेस के बैनर विवाद पर भी विराम लगने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी के बैनर में जिस जगह हाथ के पंजे का निशान है, उसके ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छोटी छोटी तस्वीरें लगाई गई हैं। इसको पहले भी सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा की इस पर तस्वीर थी, लेकिन अब सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगा दी गई है। देखिए, मैं समझता हूं आदरणीय सोनिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल जी हमारे नेता हैं और हम सब लोग उनके नेतृत्व में पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम सब एक सिपाही के रूप में, और राहुल जी तो सबके जन जन के हैं, इनके दिल में, इनके दिल में, इनके दिल में, इनके दिल में है, सबके विश्वास है, भरोसा है, आस है, और राहुल जी हमारे नेता हैं। तो क्या पहले भूलवश चित्र रहे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आगमन है। आपने देखा होगा सूर्य उगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश की सूर्य है जो आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से पहले कांग्रेस मुख्यालय में तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ का कलेवर बदल चुका है, यहाँ पर प्रियंका गांधी का जो कमरा है वो तैयार है, लेकिन एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है कांग्रेस मुख्यालय में लगा हुआ ये होर्डिंग। अगर बात करें कुछ समय पहले तक यहाँ पर, बल्कि चंद घंटे पहले तक यहाँ पर जो एक होर्डिंग लगा था, उसमें यही होर्डिंग था, प्रियंका गांधी भी थी, बीच में उगता सूरज भी था, एक कोने पर हाथ का पंजा जो निशान है पार्टी का वो भी था। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर। इसे लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा भी हो रही थी। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, इसलिए होल्डिंग है। लेकिन आज ये होल्डिंग अब बदल चुका है, यहाँ पर एक नया बैनर लगा है जिसमें बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अगर कुछ जुड़ गया तो वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ये तस्वीर। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किया गया।
टीवी स्क्रीन पर ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, फर्रुखाबाद, नोएडा में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने और प्रदेश के तमाम जो अलग अलग जिले हैं वहां पर इसी तरीके के प्रदर्शन हुए। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 सपा नेता आपस में भिड़ गए। पूर्व सांसद ताहिर खान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मेराज अहमद खान को पीट दिया। ये मारपीट तब हुई जब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद सपा नेता कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर वापस लौट रहे थे। तभी बस अड्डे के पास पूर्व सांसद के समर्थकों ने मारपीट की। इस मारपीट की वजह टिकट की सियासत को बताया जा रहा है। आया था और पार्टी कार्यालय गया, मैं ज्ञापन पे मैंने सिग्नेचर किया। उसके बाद सब लोगों के साथ मैं आगे आ रहा था। पंचमुखी हनुमानगढ़ी के पास जब मैं पहुंचा तो ताहिर आए पीछे से, धक्का देते हुए उन्होंने मुझे गाली दिया। कहा कि आप टिकट मांग रहे हो, भोसड़ी के जो है आदमी ये करते हो जो है ये कर देंगे। उसके बाद हम टाल गए। हमने कहा चलो बाद में बात करते हैं। ज्ञापन होने के बाद जब बस अड्डे मुझे मिले तो मैंने इनको पूछा कि भैया आपको मुझसे तकलीफ क्या है। उसके बाद इतना कहने के बाद इनके सारे लोग जो है जुड़ गए हमको मारने के लिए। ये खुद मारे हैं, इनके भाई या उनके जो लोग साथ में थे सब लोगों ने हमको मारना शुरू किया। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पर धरना दिया। सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवादित नारे लगाने वाले शख्स की पहचान कराई जा रही। तो देखिए आगरा की तस्वीर है। हमारे आज आंदोलन था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कथित युवक देश विरोधी नारे लगा रहा है। हमने उसको संज्ञान लिया और हमने मांग करी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमने एसपी सचिव साहब को एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील। और आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के चारधाम के तीर्थ पुरोहित महीने भर से धरना दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ी बैठक देहरादून में बुलाई गई। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में देवस्थानम बोर्ड पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो देवस्थानम बोर्ड का जो मामला है इसको लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है। हालांकि तीर्थ पुरोहितों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन चूंकि मामला बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसे में मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और इस पर फैसला हो सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं भाई, हमने तो इसमें बिल्कुल इंश्राइन किया है, जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के हक हैं उनको इंश्राइन किया है। और ये जो मैं समझता हूँ कि पूरा बिल है ये समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मिस इंटरप्रेट हो रहा है, ये इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कल बैठक है, उसमें सब विचार होगा। चारधाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को बनाकर सरकार इनके हकूक को छीन रही है। सरकार पुरोहितों से बातचीत की बात तो कहती है, मगर आज तक किसी पुरोहित को बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया है। एक्ट में भी साफ है और सरकार की भी बहुत स्पष्ट मंशा है कि जो चारों धामों के पुजारी हैं, जो हकूकधारी हैं, जो तीर्थ पंडा पुरोहित हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी लोग मंदिरों से, जो पुराने अधिकार हैं, जो उनके हकूक हैं, जो उनके देय दस्तूरात हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रखे गए हैं। इसका एक्ट में पूरा प्रोविजन किया गया है। इस बैठक में केवल उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जिन्हें अभी कुछ समय पहले ही गुपचुप तरीके से नामित किया गया है। केवल इन लोगों को ही आमंत्रण दिया गया है। एक और राज्य सरकार के सरकारी प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा, और वहीं दूसरी ओर पहले सरकार सदस्यों को नामित करती है और अब इधर जो है बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह से ये लगता है कि राज्य सरकार जो है दोहरे मापदंड अपना रही है। और चलिए अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर मदन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि मदन स्वीट्स के मालिक ब्रह्मपाल यादव ने अपने बेटे की बहू को घर में घुसने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों के साथ वहां पर जमकर हंगामा मचा दिया। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपाल यादव के बेटे संदीप यादव की शादी ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी गांव की रहने वाली कामिनी के साथ हुई थी और शादी के बाद कामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। कामिनी के परिजनों का आरोप है
कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल के पक्ष के लोगों ने उसको प्रताड़ित करना शुरू किया। साथ ही आरोप है कि संदीप यादव का पड़ोस में रहने वाली युवती से अवैध संबंध। नाम लिखा हुआ है, संदीप की आईडी है, संदीप यादव है, ये एड्रेस है, फेक आईडी। वो फोटो दिखाओ जो अभी दिखाया आपने, साथ साथ वाला। दूसरी कर रखी है और ये चाय देते हैं उसे। ये चाय देते हैं। सजा करूँगा। अब बोलो गाली बोलो, घर में गाली देते हो मुझे। गाली तो ना आज इन सबके साथ लगे गाली। और फतेहपुर थाने में महिला हेल्प डेस्क होने के बावजूद यहां पर महिलाओं को न्याय दिलाने की जगह उनके साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला फरियादी को चौकी प्रभारी ने गाली देकर चौकी से भगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि तस्वीर वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया। तस्वीर देखिए। काम करके निकल जाती ध्यान में आ गया है और चौकी इंचार्ज जेल के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उनकी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनके निलंबन के लिए पत्राचार कर दिया गया है, उनको शीघ्र ही निलंबित किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी इमरान मसूद के भाई नोमान आरएलडी में शामिल हो गए हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी हैं इमरान मसूद, उनके भाई ने आरएलडी का दामन थाम लिया है। उनके भाई का नाम नोमान है और नोमान आरएलडी में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी इमरान मसूद के भाई ने आरएलडी में शामिल होने का फैसला लिया है और आरएलडी में शामिल हो गए। जालौन में नदी में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। यह हैंड ग्रेनेड मानसिक रूप से कमजोर युवक को मिला, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। मामला यूपी-एमपी बॉर्डर के गांव गोपालपुरा से निकलने वाली पहुंच नदी का है। और एटा में एमसीएच विंग के लिए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। यह प्लांट 833 एलपीएम क्षमता का है। इसके बन जाने से यहां पर 100 बेड के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देने के मकसद से एमसीएच विंग में पीकू वार्ड की स्थापना होगी। और इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों को पूरा किया जाए। गोंडा में भले ही सरयू नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन यहां पर रह रहे लोगों के बीच कटान को लेकर दहशत बरकरार है। तरफगंज तहसील क्षेत्र का एक प्राइमरी स्कूल इसकी चपेट में है। अब तक स्कूल में 4 कमरे नदी में समा चुके हैं और कटान अब भी लगातार जारी है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा।